করে দেবো না হয় পরে। Wavelength of the particle to that of the electron is 1.878 into 10 minus 4. The mass of the particle is close to 27 kg. B 1.2 into 10 minus 28 kg. কিন্তু আমার কথা হলো যে আমাকে তাহলে দুটোর মান থেকে বের করতে হবে, একটার মান দিয়ে বেরোবে কি? যদি আমি এটাকে দিই আমার ফেভারিট ওয়েবসাইট, আমি থেকে এক্সট্রাক্ট করিয়ে নেবো এটাকে। সিলেক্ট টেক্সটে গিয়ে কপি করে নেবো আর দেন চলে যাবো সোজা ওপেন এআইতে। ओपन एआई गलत सैम ऑल्टमैन का कंपनी जी। अब यहाँ से मैं इसको पेस्ट कर दूंगा तो यहाँ से मुझे खतरनाक दिखता आंसर आ जाएगा। রেশিও বলেছিল না ওটা? देखो 1.878 equals to m by 5 mp।
এই মিল মান কত? 9.11 into 10 minus 31. 40, 35, 5, 39, 45, 40, 43. One point two into 10 minus 28. 9.7. 9.7 ভুল ধরেছি। ছোটো করে থাকলে বড়টাই উঠবে, কারণ আমি একটা জিনিস নিচে ওপরে নিয়ে চলে যাচ্ছি, ওই জন্য। এসব ভুল করা উচিত না আমার বয়সী ছেলেদের, বাট কী করে বাবা। এদের মধ্যে ওরেম তো স্যার এখানে বসেছিল।
मॉडर्न फिजिक्स एपिसोड 2। मटर गश्ती खाते सड़क में। पूरा मिनट काम करिए जमाइला। हाँ भैया, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है? गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। सॉरी, किस बात का सॉरी भाई? है तुमको रिलैक्सेशन चाहिए था, मैंने रिलैक्सेशन दे दिया। 15 मिनट का रिलैक्सेशन दिया है पूरा। आई होप पढ़ने वाले बच्चों ने इस 15 मिनट का फायदा उठाया होगा। हाँ, मैंने भी बाद में समझ में आया, रिलैक्सेशन शुरू में देने में बढ़िया है। हाँ, क्योंकि बाद में अगर फ्लो चल रहा हो, कोई मस्त आर्टिकल चल रहा हो जिसको बीच में नहीं छोड़ सकते, ठीक है, तो जिनको पढ़ना नहीं है वो तो बोलेंगे सर रिलैक्सेशन रिलैक्सेशन, लेकिन वह फ्लो टूट जाता है तो फिर वो चीज वहीं की वहीं छूट जाती है। सॉरी सर, बेटा आगे से ध्यान रखना, ठीक है, आगे से ध्यान रखना। मेरा बैच मेरे दिल के बहुत करीब है और मैं इसमें किसी भी प्रकार की ऐसी चीजें, मैं सीरियसली, मुझे बहुत दुख होगा आपकी तरफ से, किसी एक बच्चे की तरफ से भी अगर इस तरह की चीजें होंगी जिससे मुझे लगे कि यार आप क्लास को खराब करने की कोशिश कर रहे हो। हमारी पूरी 1 साल की मेहनत नहीं है, 2 साल की मेहनत है, समझ जाना तो मेरी बात, ठीक है। हाँ चल छोड़ ये सब, बता और बता, रिवीजन कर लिया सारा है? जल्दी। हाँ सर जी, तो एक बार जरा हम भी कर लेते हैं एक बार रिवीजन, ठीक है। एक बार सारे फॉर्मूले काम काम के हम लोग देख लेते हैं जो हम लोगों ने पढ़े थे मॉडर्न फिजिक्स में। बिलीव मी, मैं ये चाहता हूं, ठीक है, कि बिल्कुल एक एक आर्टिकल जो भी मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आए उसका एक एक रिजल्ट, एक एक फॉर्मूला तेरे को बिल्कुल टिप्स पे हो। अगर तू फंसे तो कहीं कैलकुलेशन पे फंसे बस, ठीक है। और वो कैलकुलेशन पे जैसे जैसे सवाल की प्रैक्टिस करते चले जाओगे वो कैलकुलेशन धीरे 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 वहां से ठीक होती चली आएगी, ठीक है। चल जल्दी से 2 मिनट में हम लोग सब लोग रिवीजन कर लेते हैं। बता भाई साहब क्या क्या पढ़ा था हम लोगों ने सबसे पहले, जल्दी बोल। सबसे पहले बोले सर, सबसे पहले हम लोगों ने देखा था रेडिएशन प्रेशर में, हम लोगों ने देखा था फोटोन थ्योरी में, काम काम की चीजें, फोटोन थ्योरी लिखना मत, ठीक। सर जी फोटोन का मोमेंटम होता है P बराबर एच वाई लैम्डा। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ओके। सब फोटोन की जो एनर्जी होती है ना वो होती है hc बाई लैम्डा। अब तो यहां फंसा, तूने यहां गड़बड़ी करी थी। सर ये जो hc बाई लैम्डा है ना, ये जूल में आएगी अगर आप सारी वैल्यू ऐसा ही सिस्टम में रखते हो। तो सपोज कोई ऐसा बोले कि सर लैम्डा की वैल्यू में 310 एंगस्ट्रॉम रखना चाहता हूं, एंगस्ट्रॉम, तो सीधा बोलेगा सर E बराबर h की वैल्यू 6.6 इंटू 10 टू की पावर -34 इंटू C की वैल्यू 3 इंटू 10 टू की पावर 8 बटे लैम्डा की वैल्यू 310 इंटू 10 टू की पावर -10। ये जूल में आएगी। किस में आएगी मेरे भाई? जूल में आएगी। और अगर अपन चाहते हैं इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना तो इसको 1.6 इंटू 10 टू का -19 उससे सेट करना पड़ेगा। समझ आ रही है? तो हम अगर डायरेक्टली जाना चाहें, लैम्डा बराबर 310 एंगस्ट्रॉम मैंने बोल दिया है, मैं चाहता हूं कि यहां से डायरेक्टली मैं यहां पहुंच जाऊं और एनर्जी मेरे को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिल जाए। तो हमने बीच का सारा स्टेप खाके सारी कैलकुलेशन, एच की वैल्यू, सी की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू -19 से पूरी सेटिंग करके फिर हमारे पास रिजल्ट आया है 12400 बटे लैम्डा इन नैनोमीटर, या फिर सॉरी 1240 बटे लैम्डा, या फिर 12400 बटे लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। और ये जो एनर्जी आएगी, ये एनर्जी ईबी में आएगी। तुम्हें नालायक को ये नहीं पता कि ईबी का मतलब क्या है। ईबी का मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ईबी का मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आ रही बात समझ में? क्लियर है? ठीक है सर, ओके। अब मैं तो चैटिंग बंद कर रहा हूं ताकि तू ध्यान से देख सके, दोनों चैटिंग बंद, ठीक ठीक है। अब तो ईबी का मतलब बोले सर एक बात बताओ, मान लो मैं ऐसा बोलूं थोड़ी देर के लिए, मैंने कहा क्या कि सर यहां पर 50 वोल्ट है पोटेंशियल, मैंने कहा ठीक है, और यहां पर एग्जांपल के तौर पे सपोज मैं बोलूं कि 0 वोल्ट है, मैंने कहा ठीक है। हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सवाल, सर आगे की तब इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, मैंने कहा करेक्ट, आगे तब इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, बिल्कुल सही बात है। तो अब अगर मैंने सपोज यहां पर सपोज एक +2 चार्ज को ड्रॉप कर दिया रेस्ट से, तो वो आगे भागा जाएगा, भागा जाएगा, भागा जाएगा, भागा जाएगा, भागते 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 वो यहां पहुंचेगा। जब वो यहां पहुंचेगा तो मैं तुझसे पूछूं, मेरे भैया ये बता दे इसकी यहां पर बंदे की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? तो इस सवाल को करने के बहुत सारे तरीके हैं।
इतनी यहां तक तुम पहुंचे हो, वो सारे तरीके तुम्हें मेरे बिना ही निकाल लेने चाहिए। पहले कौन सा? काइनेमेटिक्स का तरीका, बी स्क्वायर बराबर स्क्वायर प्लस 2s लगा दो। दूसरा तरीका सब वर्क एनर्जी थ्योरम का। तीसरा तरीका सब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का। तीन तरीके। और चौथा एसकेसी, किसी क्यू चार्ज को डेल्टा वी से एक्सीलरेट करोगे तो उसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्यू इंटू डेल्टा वी होगी। क्लियर है? ठीक है सर जी। तो अगर मैं आपसे यहां पर आपसे पूछूं भाई इस बंदे की फाइनल काइनेटिक एनर्जी बता दे, तू कहेगा सर रेस्ट से छोड़ा था तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0। मैंने ठीक है, इनिशियल पोटेंशियल जी बोले क्यू इंटू 50, ये 50 क्या है? 50 वोल्ट है। ठीक है सर जी, ओके, बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल जी 0। इसका मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई? बोले क्यू इंटू 50। ये अभी ऐसा ही सिस्टम में चल रहा है। अब अगर मैं क्यू की वैल्यू सपोज कह दूं कि भाई साहब ये प्रोटॉन है, तो क्या क्यू की वैल्यू आप प्लस ई लिख दोगे? बोले हाँ सर प्लस ई लिख देंगे। तो यहां पर ये जो क्यू जाएगा मेरे भैया, ये ई आ जाएगा। मैंने कहा हाँ। अब इसको चाहे तो 50 भी लिख दे, ई को मैंने सेट कर दिया उधर, ये 50 वोल्ट ई वी लिख दे, या फिर तो यहां पर ई की वैल्यू पुट कर दे। अब तक तुम ये काम करके आए थे। अगर आप ये ई की वैल्यू पुट कर रहे हो तो इसका मतलब ऐसा ही सिस्टम की तरफ चले गए, आप जूल की तरफ चले गए। और अगर आप नहीं चाहते बार बार 1.6 माइनस 90 लिखना ये सारी चीजें, तो इसका मतलब आप अगर यहीं पे लेने चाहते हो तो 50 ईवी है, इट इज द एनर्जी। और हमारी बात तुमने, अगर मैंने बोला था हल्का सा केमिस्ट्री पढ़ के आना, तुमने अगर बोहर मॉडल पढ़ा हो तो आप याद कीजिए यहां टोटल एनर्जी कितनी होती थी n बराबर 1 पर, z बराबर 1 के लिए माइनस 13.6। वो 13 माइनस 13.6 क्या होती थी? जूल होती थी क्या? नहीं, वो ईवी होती थी। समझ रही है? इसके ऊपर भी याद करो, फिर माइनस 3.4 आ जाया करती थी, माइनस 3.4 ईवी। ठीक, तो ये एनर्जी मॉडर्न फिजिक्स में 99% केसेस में हम ईवी के केस में डील करेंगे। समझ रही बात? देख इसमें कौन कौन से चैप्टर आएंगे हमारे सामने का फोटोन थ्योरी, यहां भी हम ईवी के साथ डील कर रहे हैं। ईवी के साथ डील कर रहे हैं तभी तो हमने ये वाला फॉर्मूला डिराइव किया। यहां से डायरेक्ट एनर्जी किसमें आएगी? ईवी में आएगी। उसके बाद कौन सा पढ़ा हम लोगों ने चैप्टर कल की क्लास में? बोहर्स मॉडल, सॉरी कौन सा था कल? वही डी ब्रोगली वेवलेंथ। ठीक, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ में भी अगर एनर्जी पूछी जाती है, अब क्योंकि डी ब्रोगली वेवलेंथ किसको रिलेट कर रहा था? पार्टिकल की टोटल एनर्जी को रिलेट कर रहा था। और पार्टिकल की टोटल एनर्जी मैकेनिक्स में हाफ m² लिख रहे थे हम लोग, तो वो अक्सर हम लोग जूल में लिखा करते थे। तो इसलिए डी ब्रोगली वेवलेंथ में दोनों केस हो सकता है, जूल में भी हो सकता है, ईवी में भी हो सकता है। ठीक, उसके बाद जैसे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में जाएंगे तो याद होगा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम वर्क फंक्शन होता था कि भाई साहब एक मटेरियल है, उसका वर्क फंक्शन सबूत 2 ईवी है। तो वहां पे सारी, मैंने बोला था केमिस्ट्री के नोट चेक करके आना, तो तूने देखे होंगे वो सारी चीजें होती थी वो ईवी में चलती थी। हमारी बात समझ में? फिर अपन बोहर्स मॉडल में जाएंगे, तो बोहर्स मॉडल में जाएंगे तो वहां भी हमको ईवी नजर आएगा। फिर उसके बाद जैसे हम आगे जाएंगे तो ये ईवी आता रहेगा। तो आप अपने आप को कंफर्टेबल कर लो, तैयार रहो। कल के सवाल में यही तुमने पंगा करा था। ठीक, ये है चीज। और इसी चीज को हमने ऐसे लिख दिया था कि सर जी देखो, अगर क्यू चार्ज को डेल्टा बी पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट कराओगे तो उसकी एनर्जी क्यू इंटू डेल्टा बी होगी। तो इसका मतलब 50 ईवी आ गया। आपको जूल में लिखना है तो भैया जूल में लिख ले, कोई ना रोक रहा तुझसे, लेकिन यार जूल में खेलेगा नहीं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे। फिर हम लोगों ने ये तो कल तो भैया केवल यही पढ़ा था, ठीक है, कि लैम्डा बराबर h अपॉन mb, और जो काम के फॉर्मूले थे कि सर लैम्डा बराबर होता है h अपॉन mb, और सर जी आप इसको लिख सकते हो h अपॉन सच्ची मुच्ची का मोमेंटम, और सर h और सर p की जगह लिख सकते हो √2m इनटू काइनेटिक एनर्जी। मैंने ठीक है भाई साहब, और अगर आपने पार्टिकल को रेस्ट से एक्सेलरेट किया है तो काइनेटिक एनर्जी को लिख सकते हो q इनटू डेल्टा v का √। और इसमें फिर फेवरेट क्वेश्चन जो मैक्सिमम सवाल पूछे गए हैं वो इसी बात पे पूछे गए, इलेक्ट्रॉन दे देगा, प्रोटॉन दे देगा, न्यूट्रॉन दे देगा, और जो है अल्फा पार्टिकल दे देगा। ठीक, और वो आपसे डील कर देगा, भैया बता दे किसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ जाता है। कभी तो वो ये कह देगा कि भाई साहब ये चारों बंदे, चार या कोई भी 3 बंदे, दे आर मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, देन फाइंड द रेशियो ऑफ लैम्डा। तो लैम्डा m के इनवर्सली प्रोपोर्शनल चला जाएगा, जिसका मास कम उसका लैम्डा ज्यादा। कभी ऐसे भी खेल सकते हैं कि बोथ आर मूविंग विद द सेम मोमेंटम, सेम मोमेंटम दे दिया, इसका मतलब h सेम है, p सेम है, तो सबका लैम्डा सेम हो जाएगा। कभी वो ऐसे देगा कि बोथ आर मूविंग विद द सेम काइनेटिक एनर्जी, इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, काइनेटिक एनर्जी सेम कर देगा, अपॉन लैम्डा के अंडर जो लैम्डा आएगा वो 1/√m के प्रोपोर्शनल आ जाएगा। कभी ये भी हो सकता है कि बोथ आर एक्सेलरेटेड फ्रॉम द रेस्ट बाय द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। सारे केसेस में सेम रहेगा, मतलब सारे केसेस में यही फॉर्मूले लगने हैं। तब डेल्टा भी सेम कर देगा, h सेम, डेल्टा भी सेम, इतना था। ठीक है, फिर आप लोगों ने पढ़ा था पहले रेडिएशन प्रेशर। अब रेडिएशन प्रेशर में क्योंकि पूरी फोटोन थ्योरी मॉडर्न फिजिक्स में स्टार्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वहां पे अच्छे तरीके से एक एक चीज इंपॉर्टेंट थी, इसलिए हमने बड़े सुकून से उसको उठाई। काम की चीज क्या थी रेडिएशन प्रेशर में? रेडिएशन में काम की चीज ये थी कि सर देखो, अगर सपोज लाइट की इंटेंसिटी नॉर्मली आप गिराते हो किसी एरिया पर सीधा ऐसे, मैंने कहा ठीक है भाई साहब ओके। अब अगर मैं बोलूं कि सपोज ये परफेक्टली एब्सॉर्ब हो जा रहा है, तो ये कितना ये प्रेशर इंपार्ट करता है, या कितना फोर्स अप्लाई करता है? समझ आ रही है? एक केस ये बनता था सर, एक होता था टकरा के ऊपर चला गया। ठीक, तो इसके लिए अल्टीमेटली फॉर्मूला भैया यही था जो याद रखना था। क्लियर है कि अगर ये बिल्कुल नीचे गिर के एब्सॉर्ब हो जाएगा तो प्रेशर जो आपको आता था वो कितना था I/C, रिफ्लेक्ट हो गया 2I/C,
किसी एंगल पर आ गया, ठीक, और सपोज ए की वैल्यू 0.3 या 0.6 कुछ भी दे दी, चुपचाप वैल्यू पुट करो, सॉल्व करके आंसर निकाल दो। आगे बात समझ में क्लियर है? तो ये चीज है। अब इसके बाद हम लोगों ने सवाल देखे, जहां तुमने प्रेशर की बात कर दी, इसको अगर मैं एरिया से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वही तुम्हारा फोर्स आ जाएगा, और जहां तुम्हारा फोर्स आ गया वहां तुम्हारे सारे सवाल मैकेनिक्स के तैयार हो जाएंगे। बात समझ आ रही है? वहां तुम्हारे सारे सवाल आपके मैकेनिक्स के क्या हो जाएंगे मेरे भाई? तैयार हो जाएंगे। क्लियर है? ठीक, ये चीज है। अच्छा सर, ओके सर, ठीक है। इसके बाद और काम की चीज क्या देखी थी मैंने कहा, फिर ये रिजल्ट देखे थे हमने, जो आपको रिजल्ट याद रखने हैं, ठीक है, कि अगर सपोज कभी वो डायरेक्टली यही पूछ ले कि हम तो भाई साहब न्यूट्रॉन को ही एक्सेलरेट करा रहे हैं 50 वोल्ट से फ्रॉम रेस्ट, तो बताओ रेस्ट से एक्सेलरेट करने के बाद उसके लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, तब तो यहां पर वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। ऑल्दो इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है, ठीक है, ठीक है सर, इसकी पॉसिबिलिटी क्या है मेरे भाई? बहुत ही कम है, ठीक है। अब मैं काम करता हूं, इसके बाद कुछ क्वेश्चंस है जो मुझे बिना किसी जल्दबाजी के, और एक बार देखिए, वैसे जितने आसान सवाल थे वो तो मैं हटा के तेरे को दे दूंगा, ठीक है, कि भाई अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन न्यूट्रॉन को एक्सेलरेट कर दिया, बता दो क्या होगा, और डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगी, ये सब चीजें तो मैं तेरे वाले करूंगा कि भाई तेरे को करने हैं वो सवाल, ठीक। यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, कुछ सवाल जो थोड़ा सा चेंज होके आए थे, मैं केवल वो क्वेश्चन ले रहा हूं, ठीक है। ध्यान से देखना कैसे सवाल को क्रैक कर रहे हैं, और फिर तू देखना कैसे सवाल यहां पर पूछा जाता है, ठीक है। चल शुरू करते हैं। जैसे कि अच्छा एक बात बताओ, मैं एक सिंपल सा सवाल पूछूं, क्वेश्चन सर 10 किलोग्राम का मास है, क्वेश्चन, ठीक है सर जी, ये मास रेस्ट पर है, मैं कहा भैया रेस्ट पर है, मान ले ये मास दो टुकड़े में फट गया, एक 4 किलोग्राम और एक 6 किलोग्राम, स्प्लिट कर गया, स्प्लिट, ये ले स्प्लिट, रखा फट गया। तो इसका मतलब ये बात तो सच है कि एक मास अगर आगे जाएगा V1 से, तो मेरे भाई दूसरा मास आएगा पीछे V2 से, ये बात तो सच है। मोमेंटम कंजर्वेशन, इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम, तो कहेगा सर जी देखो यहां ये रेस्ट पर था और रेस्ट पर था, तो इसका इनिशियल मोमेंटम 0 होगा, तो फाइनल मोमेंटम भी 0 होना चाहिए। तो याद कर V1 V2 के बारे में अगर कोई आपसे पूछे तो सीधा लिख सकता है सर इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम 6 × V1 - 4 × V2। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। मैंने कहा बताइए इसके बाद, बोले सर इसका मतलब ये होगा आगे वाला मोमेंटम बराबर पीछे वाला मोमेंटम, 6 V1 बराबर 4 V2। मैंने कहा ठीक है। तो ये खेल खेला करते थे हम सेंटर ऑफ मास में। यहां डी ब्रोगली वाला क्या कह देगा, सवाल कह वो कह देगा फाइंड द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ बोथ द पार्टिकल जस्ट आफ्टर फटना। बम पहले रखा हुआ था, फिर फट गया, कुछ पीछे गया कुछ आगे गया, ये आगे जा रहा है पीछे जा रहा है। कह रहा भैया हमें बता दो इसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ अगर लैम्डा 1 है, इसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ अगर लैम्डा 2 है, देन हमें तो बता दो लैम्डा 1/λ2 का रेशियो। तो कहेगा क्या आसान सवाल है सर जी, ये तो कल हम लोगों ने देख लिया था। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, आ जाओ देख लेते हैं। तो लैम्डा बराबर h/mv, तो सीधा बोलेगा ठीक है सर जी, लैम्डा का जो फॉर्मूला था वो तो h/mv था। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। तो सर लैम्डा m × b के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो लैम्डा 1/λ2 क्या मैं ऐसा लिख दूं m2v2 बटे m1v1। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बोले सर m2 का मतलब है, बोले सर m2 का मतलब ये, इसका मतलब 4v2 बटे m1 6 है बटे 6v1। मैंने कहा ठीक है। तो दैट मींस अब अगर तू ध्यान से देख 6v1 किसके बराबर है, 4v2, p इनिशियल बराबर p फाइनल से, 6v1 बराबर 4v2 तो कैंसिल आउट हो गया। तो आप सीधा बोलोगे, बोले सर जी या तो ऐसे लिख ले, पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन, तो ये लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 लैम्डा 1/λ2 बराबर 1, इसका मतलब लैम्डा 1 बराबर लैम्डा 2। दोनों की डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। और तो मुझे इतना करना नहीं चाहिए, मेरे को इतना करना नहीं चाहिए, मेरे को ये डायरेक्ट करना चाहिए। हमारा सेंटर बहुत शानदार है, ठीक, डायरेक्ट करना चाहिए। बोले डायरेक्ट कैसे, मतलब सपोज मैं तुझसे ऐसा बोलूं कि ये देख मास रखा हुआ, बोले हाँ ये फूट गया 2 टुकड़े में, अभी इसका मोमेंटम कितना है, फटने से पहले कितना था 0, फटने के बाद कितना होगा नेट, बोले 0। तो अगर ये एक मास 2 टुकड़े में फट गया, एक ये जा रहा आगे, ये जा रहा पीछे, तो भाई तू इतना बता कि इनिशियल मोमेंटम अगर 0 था तो फाइनल मोमेंटम भी तो 0 होना चाहिए सिस्टम का, एक्सटर्नल फोर्स तो 0 है। हाँ सर, तो अगर इसका मोमेंटम p है तो क्या इसका मोमेंटम -p हो जाएगा, ताकि p -p 0। उनका बिल्कुल सही बात है, इसका p है तो इसका -p होना चाहिए, और -p का मतलब क्या हो गया, माइनस दिखा रहा है डायरेक्शन को, इसका मतलब क्या दोनों बंदों का मोमेंटम का मैग्नीट्यूड सेम होगा। हाँ सर, जो इसका होगा वही इसका होगा, इसका मतलब दोनों बंदों का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा मेरे भाई, सेम हो जाएगा। दोनों बंदों का मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा, दोनों बंदों का किसका मोमेंटम का मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा। इसका मोमेंटम p होगा तो इसका -p होगा, मैग्नीट्यूड वाइज ये भी p है तो ये भी p है। तो जब मोमेंटम का मैग्नीट्यूड सेम हो गया तो दोनों की डी ब्रोगली वेवलेंथ भी तो सेम हो जाएगी, क्योंकि लैम्डा बराबर क्या है h/mv, और मोमेंटम क्या होता है मास इनटू वेलोसिटी। दोनों के मोमेंटम का मैग्नीट्यूड सेम है, इसका मतलब मास इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट, मास इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट सेम हो गया, तो लैम्डा भी तो सेम ही हो जाएगा। तो ये सब करने की जरूरत नहीं, आप सीधा बोल दो डायरेक्ट। आप सीधा ये भी तो देख लो ना कि सर लैम्डा बराबर क्या पड़ा था, h/mv बराबर h/p। इसका मोमेंटम p है तो इसका -p है, तो इसका मतलब माइनस तो डायरेक्शन दिखा रहा है ना, इसका मतलब दोनों ही केस में लैम्डा क्या आने वाला मेरे भाई, सेम आने वाला है। ठीक, तो ये चीजें, अब ये सवाल जो है इस प्रकार का सवाल ही मैं इसलिए करा रहा हूं क्योंकि ये सवाल मैं आपके हवाले नहीं छोड़ सकता। मेरा मन तो एक टाइम था नहीं कराता हूं हटा, लेकिन ये सवाल एग्जाम में खूब आ रहा है,
तो मैं तेरे हवाले नहीं छोड़ सकता कि तू खुद से कर लेना, ठीक है। पता चला कि भाई साहब जो चीज रिपीट हो रही है और वो तू जो है मैंने सपोज नहीं कराई और तू एग्जाम में गलती करते, तुम में से 2% बच्चे भी गलती करते, तो मेरे को बर्दाश्त नहीं बिल्कुल भी। तो इसलिए मैंने करा दिया। तू सवाल देख ले। ये सवाल एक तो पहले आया हुआ था, ये कब का है? अच्छा ओके, ये तो पुराना है, ठीक है। ये सवाल सॉरी मिसिंग है, लेकिन ये सवाल जो है जेईई मेंस में कई बार आ चुका है, सवाल कई बार आ चुका है, ठीक है। कि वो सीधा पूछ लेगा, अभी पीपीटी में देख लेंगे अगर मिल जाएगा कहीं ना कहीं तो। लेकिन मॉडर्न फिजिक्स की जब मैं तेरे को फाइनल पीपीटी दूंगा तो तुझे वहां पे देखने के लिए मिलेगी। बेधड़क बोलना सर पनिश टू माय। नोट कर ले इसको जल्दी से, नोट कर ले। दोनों का सेम और लैम्डा भी दोनों का सेम, नोट कर ले। रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन चाहिए, रिलैक्सेशन है तो बोलूंगा मैं रिलैक्सेशन। सर रिलैक्सेशन पर, सर रिलैक्सेशन सर, अबे रिलैक्सेशन वालो, रिलैक्सेशन चाहिए भाई, रिलैक्सेशन हो गया। रिलैक्सेशन वालो 1 मिनट का टाइम और दे रहा हूं, जल्दी लिखो। चल अब देख, अब कॉपी पेन। नीचे रख दो सब लोग, ठीक है। कुछ सवाल हैं जो सवाल मैं यहाँ पे अभी कराने वाला हूं आपको। ये सवाल मैं आपको होमवर्क भी दूंगा, ठीक है। तो अभी बस आप कोशिश करो कंसेप्ट को कैच करने की, कैसे सवालों को डील किया जा रहा है। सवाल आसान है लेकिन थोड़े से अलग हुए, तो मेरा मन किया कि बजाय इसके कि मैं सिलेबस को आगे लेके जाऊं, मैं थोड़ा सा इस पे बेस सवाल एक बार आपको दिखा देता हूं, इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, ठीक। ध्यान से देख, लिखना मत। ये सारे सवाल मैं तुझे दूंगा पीपीटी बना के, टेंशन मत लेना, और तुझसे सॉल्व कराऊंगा। और अगर मेरा बस चला का मतलब तू मेरी बात ब्लाइंडली फॉलो करता गया तो कम से कम 3 बार ये सारे सवाल सॉल्व कराऊंगा मैं तुझसे, 3 बार। फिर मैं देखता हूं कौन सा सवाल बचता है एग्जाम में मॉडर्न फिजिक्स का। देख, उसने बोला पार्टिकल ए मास m एंड इनिशियल वेलोसिटी v। मैं बहुत आराम से बोलूंगा बिना किसी जल्दबाजी के, ठीक है। आराम से सुकून से, ताकि तू सवाल से एकदम कनेक्ट हो जाए, ठीक है। कोलाइड विद ए पार्टिकल ऑफ b मास ऑफ m/2 व्हिच इज एट रेस्ट, ठीक है सर जी, ओके। द कोलिजन इज हेड ऑन एंड इलास्टिक, ठीक है भाई साहब। द रेशियो ऑफ द डी ब्रोगली वेलोसिटी लैम्डा है, लैम्डा आफ्टर द कोलिजन, टक्कर के बाद इसकी वेलोसिटी मान ले v1 है, इसकी वेलोसिटी भाई साहब मान ले v2 है। तो उसने बोल दिया भाई साहब अब बता दे इनके टक्कर के बाद का डी ब्रोगली वेलोसिटी का रेशियो बता दो। अगर आपको याद हो, एक रिजल्ट मैंने लिखा रखा है सेंटर ऑफ मास में, ठीक है। एक रिजल्ट मैंने लिखा था याद करने के लिए, हो सके तो याद कर लेना, क्योंकि रिजल्ट मॉडर्न फिजिक्स में कई बार पूछा गया है। ये पहली बार पूछा है, दूसरी तीसरी बार और कई बार पूछा है। क्या बोले, m मास की बॉडी अगर अपने से दुगने मास से टकराती है इलास्टिक कोलिजन में, b से टकराती है, तो b/3 से वापस आई थी, मतलब समझ रहा ना वो वाला जो रिजल्ट था, ठीक। तो वो रिजल्ट या तो शायद डायरेक्ट अप्लाई कर सकता है, और अगर नहीं अप्लाई कर रहा तो कोई बात नहीं, तो कहेगा सब v1 v2 निकाल लो। मोमेंटम कंजर्वेशन m इंटू v प्लस 0 बराबर m इंटू v1 m/2 इंटू v2। आराम से m कैंसिल आउट, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2v बराबर v1 प्लस v2, v2 2v बराबर 2v1 प्लस v2, 2v1 प्लस v2 पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन E की डेफिनेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बराबर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना है भैया, v2 माइनस v1 बराबर किसके है, बोले v के। तो इसका मतलब इसके बाद सवाल को कर लीजिएगा। यह सवाल एक्चुअली 2017 का है, यह तब का सवाल है जब सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, तब जेईई मेंस सच में जेईई मेंस हुआ करता था, ठीक है। तब जेईई मेंस के पेपर में अगर 25 सवाल आया करते थे तो 25 में से मतलब समझे 5 सवाल बाकी टफ साइज आया करते थे, और बाकी सवाल इस बार की तरह नहीं होता है कि इसमें सब ऑलमोस्ट सवाल सिंपल आ जाते, तब कुछ सवाल बाकी अच्छे भी हुआ करते थे। लेकिन आई थिंक सवाल में कोई दम नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो, सवाल को रिलेट करो, किस प्रकार का सवाल दे रखा है। मैं यहाँ पे लैंग्वेज पढ़ रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखो। अक्सर ये सवाल बच्चा मुझसे ऑफलाइन क्लास में हमेशा पूछा करता था, ऑफलाइन क्लास में डाउट, तो इसलिए मैंने सवाल ही क्लास में उठा लिया, ठीक। जैसे कि उसने बोला फ्री पार्टिकल विद इनिशियल काइनेटिक एनर्जी E एंड डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा एंटर इन ए रीजन इन व्हिच इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज U। मतलब एक पार्टिकल ऐसा उसकी एनर्जी E है, मतलब ठीक है। अब वो ऐसी जगह जा चुका है
जहां उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, यू है, देन व्हाट इज द न्यू पार्टिकल्स न्यू डी ब्रोगली वेवलेंथ? बोले भैया बताते उसकी नई डी ब्रोगली वेवलेंथ कैसी होगी। अब आप समझो, मतलब आप समझने वाली बात है। आप सवाल को कैसे रिलेट करेंगे, तो ऐसे रिलेट कर ले। यहां एक पार्टिकल उसको ऊपर फेंक के मारा v वेलोसिटी के साथ, उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? बोले हाफ mv स्क्वायर। सपोज दैट हाइट ऊपर चला गया तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? mgh। तो जितनी पोटेंशियल एनर्जी कम हुई उतनी उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी उस टाइम पे। मतलब बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब सब फाइनल काइनेटिक एनर्जी, अगर मैं तुझसे पूछूं तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी तू निकाल सकता है? बोले हां सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो बेसिकली सवाल ये कहना चाह रहा है, जैसे कि मैं तुझसे बोलूं कि यहां से किसी पार्टिकल को मैंने ऊपर फेंक के मारा और उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो हाफ mv स्क्वायर है, ई है, और पोटेंशियल एनर्जी सपोज 0 है। तो आप इसको ऊपर लेके गए h हाइट ऊपर अगर आप पहुंचते हो तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी मेरे भाई? बोले mgh। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? बोले काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। तो मैं अगर आपसे पूछूं, मैंने कहा काइनेटिक एनर्जी बता फाइनल कितनी हो जाएगी, तो कहेगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी सर ये हो जाएगी सर यहां से लेके मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन कर दो सर। बोले यहां पर पोटेंशियल एनर्जी, मैंने कहा 0। काइनेटिक एनर्जी बोले हाफ mv स्क्वायर। मैंने कहा यहां पर पोटेंशियल एनर्जी बोले mgh, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी बोले k फाइनल। इसका मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी सर? हाफ mv स्क्वायर का मतलब e माइनस mgh को बोल रहा है वो u, तो e माइनस u, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी। बोलो बात समझ मारी है? क्लियर है? बोले हाँ सर जी। बोले सर ठीक है सर, ये तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ गई। पूछा क्या न्यू डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो लिख दे सर लैम्डा इनिशियल कितना होगा सर? h अपॉन 2m इनटू काइनेटिक एनर्जी। k से रिप्रेजेंट करते, वो k से रिप्रेजेंट नहीं करवाना चाह रहा, वो कहना चाह रहा है हम तो e से लिखेंगे, तो e लिख दे। काइनेटिक एनर्जी को e से लिखना चाह रहा है, ठीक। अच्छा कुछ बच्चों को हो सकता है समझ में कम आए, तो देख मैं ऐसे लिख देता हूं 2m इनटू काइनेटिक एनर्जी बराबर h अपॉन 2m इनटू e। ठीक है सर जी। बोले सर अगर लैम्डा फाइनल पूछा जाए तो आप क्या लिखोगे? बोले सर लैम्डा फाइनल h अपॉन 2m इनटू काइनेटिक एनर्जी फाइनल का अंडर, तो h अपॉन 2m इनटू फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? e माइनस। अब अगर रेशियो के बारे में पूछा जाए तो आई होप बड़े आराम से आप यहां से रेशियो निकाल सकते हो। जैसी रेशियो निकालोगे आपका आंसर मैच कर जाएगा। इसके बाद का काम आप घर पे कीजिएगा, ठीक है? ठीक है सर। ये कॉपी में नहीं लिख रहे, कॉपी पे लिख रहे हैं। जैसा अगला सवाल, बोले अब द पार्टिकल ऑफ मास 4m इज एट रेस्ट, ठीक है, दो टुकड़े में डिके हो गया है, ठीक है, एक का मास m एक का मास 3m, ठीक है, नॉन जीरो वेलोसिटी, रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ टू द 1:2 बना जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले देखा हमने 4m मास का एक पार्टिकल था, पहले ससुरा रेस्ट पे था, दो टुकड़े में टूट गया। अबे दो में टूटा कोई बात नहीं, किसी भी रेशियो में टूटा, एक का मोमेंटम अगर p है तो दूसरे का माइनस p होगा, तो इसका मतलब रेशियो उसका क्या हो जाएगा? बना जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। ये सवाल अक्सर ये सवाल बड़ा बच्चों को मतलब परेशान करता है। इट इज सिंपल लाइक, जैसे बच्चे को आप अगर चाकू दे दोगे तो सबसे पहले वो अपना हाथ काट लेता है, तो उसी प्रकार का सवाल है, ध्यान से देखना। उन्होंने बोला फिर इलेक्ट्रॉन है सेम वेवलेंथ। अच्छा यार इलेक्ट्रॉन के पास सेम वेवलेंथ कहना चाह रहा है, तो ये कौन सी वेवलेंथ है? डी ब्रोगली वेवलेंथ है। इसका मतलब यहां बोल सकते हो सर ये जो वेवलेंथ है सर इसकी वैल्यू हो जाएगी लैम्डा बराबर h अपॉन mv मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई साहब। एज ए फोटोन, मतलब उसने फोटोन की वेवलेंथ को इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ से रिलेट कर लिया। अच्छा अच्छा, इसका मतलब समझ रहा है, फोटोन की यही लैम्डा किसका है? फोटोन का है, ठीक है। देन दे हैव द सेम एनर्जी, मतलब वो कहना चाह रहा है कि दो बंदों का पार्टिकल का वेवलेंथ तो फोटोन का वेवलेंथ अगर सेम हो गया तो क्या उनकी एनर्जी सेम होगी? नहीं होगी। अब तू देख, किसी बच्चे ने अगर बहुत लाइटली लिया तो बड़ा दोनों चीज एक साथ ऐड कर दी उसने। बोले क्यों नहीं होगी? मैंने कहा देख, अगर मैं फोटोन की एनर्जी पूछूंगा तो सब वो होगी hc बाई लैम्डा। h बाई लैम्डा होता है उसका मोमेंटम इनटू c, ये फोटोन की एनर्जी है, फोटोन की एनर्जी। और अगर मैं इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी पूछूंगा तो आप बोलोगे सर हाफ mv स्क्वायर या p स्क्वायर बाई 2m, जहां पर p क्या होगा? बोले सर यही तो मोमेंटम है, यही तो मोमेंटम है, तो यहां से p किसके बराबर हो जाएगा? बोला p बराबर हो जाएगा h बाई लैम्डा के। तो अगर मैं ये वैल्यू यहां रख दूं, p की वैल्यू, तो चेक करके देखिए, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज द एनर्जी ऑफ फोटोन। ये hc बाई लैम्डा आ रहा है, ये कुछ और आ रहा है, ये दोनों सेम नहीं है। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा मेरे भाई? गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट 2, बाय द डी ब्रोगली हाइपोथेसिस p बराबर h बाई लैम्डा इज फॉर द बोथ इलेक्ट्रॉन एंड द फोटोन। देख ले भाई साहब, अब हुआ ये थोड़ा इंफॉर्मेशन बेस्ड सवाल है कि ये जो वाली चीज है यहां पर मोमेंटम के लिए, ये वाली चीज मैंने आपको कल बताया था शायद कि इसी बात के लिए इनको वो मिल गया था, क्या बोलते हैं उसको, अबे जो अवार्ड होता है नोबेल प्राइज। हाँ, तो इन्हीं चीजों के लिए इसको नोबेल प्राइज मिल गया था क्योंकि इन्होंने रिलेट किया था। तो ये थोड़ा सा ये इंफॉर्मेटिव सवाल है कि इन्होंने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन और फोटोन के लिए उसको कर दिया था भाई साहब, मोमेंटम के लिए कर दिया था उन्होंने। ठीक, तो ये सवाल एक बार जरूर रीडिंग ले लीजिएगा आप, ये स्टेटमेंट सही है, इसकी रीडिंग जरूर ले लेना। ठीक है, ठीक है सर जी, ओके। Statement 1 is false, statement 2 is true. अगला सवाल मेरे हिसाब से ये रहा,
कुछ जेमेंस के सवाल मैं दिखा रहा हूं, कितना टाइम हो रहा है, 4:45, 15 मिनट दूंगा, 5 बजे से हम नेक्स्ट चीज पे मूव कर जाएंगे, ठीक है। 15 मिनट ध्यान से देखो, हो सके तो साथ सॉल्व करते रहना। जैसे कि सवाल देख, ए पार्टिकल इज मूविंग विद काइनेटिक एनर्जी E हैज द डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा। इसका मतलब लैम्डा बराबर H अपॉन 2m इनटू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी है भाई साहब, E है, ये ठीक है सर। उसने बोला कि आप कुछ एनर्जी ऐड कर दी कि वेवलेंथ आधी कर दी, तो बिना पेन चलाए कैसे करेंगे? बोले सर लैम्डा को आधा कर दिया, हाफ। ठीक है सर, लैम्डा को आधा कर दिया। लैम्डा हाफ कब होगा? जब एनर्जी 4 गुना हो जाएगी, 4 टाइम्स। क्योंकि अगर E की जगह 4 टाइम्स करेगा तो 4 कॉमन निकल के बाहर आ जाएगा, तो अंडर रूट के बाहर वो 2 बन जाएगा। इसका मतलब टोटल एनर्जी को, काइनेटिक एनर्जी को 4 गुना करना पड़ेगा। इसका मतलब वेलोसिटी को दुगना करना पड़ेगा। ठीक है सर, लेकिन उसने ये पूछ लिया कि कितनी एनर्जी ऐड कर दी। तो ये इतना मतलब सिंपल और सिली मिस्टेक्स वाला सवाल है कि एक बार मैं कराना इसलिए चाह रहा हूं ताकि आप में से कोई भी बच्चा एग्जाम में गलत ना करे कि वो ये कहना चाह रहा है भाई शुरू में एनर्जी काइनेटिक एनर्जी E थी, तो बाद में एनर्जी 4E होनी चाहिए, तो कितनी ऐड हो गई? बोले 3E ऐड करोगे तभी तो 4E तक पहुंचोगे। इसका मतलब 3E। तेरे को वो सारे ऑप्शन गिवन होंगे जो तुझे जल्द बाजी में तो निकाल सकता है। नेक्स्ट अगला सवाल, ये सवाल देखो जरा ध्यान से। इसने ऐसे बोला कि इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनिशियली इज एट रेस्ट गेट एक्सीलरेटेड बाय ए कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E। इसका मतलब मान के चलो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है सपोज आगे की तरफ। मैंने कहा ठीक है भाई साहब ये इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को सपोज आपने यहां से छोड़ दिया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे की तरफ ले ले, आगे की तरफ लेने की बजाय सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने मान ली पीछे की तरफ है और यहां से आपने किसी इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फोर्स लगेगा F बराबर Q। फोर्स आएगा तो एक्सीलरेशन आएगा, एक्सीलरेशन आएगा वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी लैम्डा घटेगा, लैम्डा घटेगा, बिल्कुल सही बात है। उसने पूछ लिया कि सर हमें तो ये बताओ द रेट ऑफ चेंज ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ। हमको लैम्डा मत बताओ, रेट ऑफ चेंज ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ बता दो कब ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन एट टाइम t इग्नोरिंग द रिलेटिविस्टिक इफेक्ट। ये हमारे सिलेबस में नहीं है रिलेटिविस्टिक इफेक्ट, ठीक। तो उसने बात बोला सर हमें तो बता दो t टाइम पर जो है सर लैम्डा नहीं डी लैम्डा बाई dt कितना होगा। तू कहेगा कितना आसान सवाल है सर ये बताओ इसको ऐसे छोड़ा है। मैंने कहा ठीक है, तो टी टाइम के बाद मान लो इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गया, इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा आगे, नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट फोर्स लगता है, इलेक्ट्रॉन जाएगा और सपोज इलेक्ट्रॉन पहुंच गया यहां पर टी टाइम पर, इसकी वेलोसिटी है इधर v, तो तू बोलेगा v क्या लिखेंगे? बोले भैया v बराबर u प्लस at। ये कितना हो जाएगा भाई साहब? q by m into t। बोले ठीक है सर, तो आपने वेलोसिटी निकाल ली तो लैम्डा कितना हो जाएगा? h अपॉन mb। m v की वैल्यू क्या लिखेगा? तो उसने बोल दिया भैया डी बाई डी लैम्डा बता दे। यहां तक तो सब पूछ रहे हैं, बस तुझे यहां पे इसको जस्ट डिफरेंशिएट करना है। ये कांस्टेंट टी का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन टी का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। तो आई थिंक यहां से ऑप्शन तो मैच कर सकता है, मुझे लगता है ए ऑप्शन शायद मैच कर जा रहा है। एम से एम तुम्हारा कैंसिल आउट हो गया। তোমার মোবাইল ঠিক করে দিলা? হ্যাঁ ঠিক করে দিলা। আরে এত বাজে কথা, দোকানে যখন গেলাম খুব সুন্দর ফোন লাগছিল, যেই বাড়িতে এলাম আবার তাহলে কি বলবো, ফোন দিতে বলেই তো আমরা বলবো সিমের সমস্যা, ওটা মোবাইল সিম কি করব, বিএসএনএল এর সিমের সমস্যা, কোম্পানির সমস্যা। জ্বালাতন। তোমাকে যে নেট আছে নেটে কল করো, চালু হচ্ছে না তো। নেটে মানে হোয়াটসঅ্যাপে। হোয়াটসঅ্যাপ যে যাকে করছে সে মাত্র ওপেন নেই, তাকে ওপেন করতে বলো, হয়ে গেল সিম্পল। बात समझ आ रही है? तो कितना आ जाएगा भाई साहब? सर h अपॉन ई ई टी इसका स्क्वायर हो जाएगा h अपॉन ई ई टी स्क्वायर, h अपॉन ई ई टी स्क्वायर। ऑप्शन का करेक्ट आंसर। थोड़ा सा चेंज कर दिया सवाल, ठीक है। और देख नेक्स्ट अगला सवाल क्या बोला उसने, ये सिर्फ फिर से वही सेम सवाल है। पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग अलोंग द x एक्सिस विद द वेलोसिटी v नॉट कोलाइड इलास्टिकली ऑन द पार्टिकल। देख रहा तू सेम सवाल फिर से पूछ रहा है। देख m/2 का पार्टिकल है, v नॉट वेलोसिटी के साथ जा रहा है, इलास्टिकली अनदर पार्टिकल b एट रेस्ट जिसका मास है m/3। ये वाले भाई साहब रेस्ट में है, ठीक है भाई साहब। If both the particle moves along the x-axis after the collision, the change in de Broglie wavelength of the particle A in terms of the de Broglie wavelength lambda naught before the collision, मतलब collision कह रहा है इलास्टिक। I think अब ये सवाल मेरे को तेरे वाले कर देना चाहिए। इलास्टिक collision दे रखा है, टक्कर के बाद v1 निकालो v2 निकालो, कैलकुलेशन आएगी, ठीक है। v1 निकालो v2 निकालो, जैसी v1 आ गई फाइनल इस बंदे का आप निकाल सकते हो लैम्डा। शुरू वाला लैम्डा पता है, बाद वाला लैम्डा पता है, उसके बाद जो है चेंज इन लैम्डा निकाल सकते हो, कैलकुलेशन जाएगी, तेरे को करना है। नहीं होगा तो बाद में मैं इसका तू कहेगा तो मैं इस तरह के जितने भी थोड़े से अलग अलग सवाल थोड़े से भी चेंजेस होंगे जिन सवालों को मैं उसकी आपको अलग से वीडियो बना दूंगा, अगर तू कहेगा तो। नेक्स्ट अगला सवाल, ये वाला, ये सवाल थोड़ा सा अच्छा था, ध्यान से देखना। इसने बोला है कि एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है भाई साहब, विद इनिशियल वेलोसिटी ये, मैंने कहा ठीक है भाई साहब, इज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इतना, मैंने कहा ठीक है भाई साहब। इफ लैम्डा नॉट इज द इनिशियल डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन देन डी ब्रोगली वेवलेंथ एट टाइम t इज गिवन बाय। भाई भाड़ में गया डी ब्रोगली वेवलेंथ, वो डी ब्रोगली वेवलेंथ नहीं जानना चाह रहा, वो क्या जानना चाह रहा है? वो तो उसने वेलोसिटी जानना चाह रहा है, क्यों वेलोसिटी निकाली तो डी ब्रोगली वेवलेंथ आ जाएगी। तो वो कह रहा है कि शुरू में तो ये थी वेलोसिटी, तो शुरू में अगर लैम्डा नॉट है इनिशियल डी ब्रोगली वेवलेंथ तो क्या लिखोगे? h अपॉन mv।
याद कर, वी मैंने बोला था वी होता क्या है? स्पीड। वेलोसिटी बोल भले ही देते हैं हम लोग, लेकिन वी होता क्या है? स्पीड। समझ आ रही है बात? जैसे हाफ एमवी स्क्वायर में वी क्या होता था? स्पीड। काइनेटिक एनर्जी में हाफ एमवी स्क्वायर में, काइनेटिक एनर्जी में हाफ एमवी को वी क्या होता था? स्पीड। ठीक, ठीक है सर जी। तो बोले सर ये कितना हो जाएगा? मैंने कहा इसकी स्पीड v नॉट सर, ये आई कैप है, ये जे कैप है, v नॉट। ठीक है भाई साहब, ओके। अब उसने बोला भाई टी टाइम पर बता दे क्या होगा। तो क्या मैं ऐसा बोल दूं कि सर अगर मेरे को यह पता चल गया कि एट टाइम टी अगर मैं उसकी वेलोसिटी निकाल पाया तो मैं सारा काम कर लूंगा। मैंने कहा ठीक है। बोले कैसे करोगे? मैंने कहा ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है केवल किस में दे रखा है? वो के कैप में दे रहा है। और जब z एक्सिस के बारे में बात करो तो x एक्सिस और y एक्सिस को भूल जाओ। सर ये जो फोर्स लगाएगी ये तो z एक्सिस में लगाएगी, इसका मतलब z एक्सिस में फोर्स आएगा, एक्सीलरेशन भी z एक्सिस में आएगा, वेलोसिटी भी z एक्सिस में बढ़ाएगी या घटाएगी, लेकिन x और y पे फर्क ना पड़ा। इसका मतलब तो सीधी बात बोलेगा, बोले सर x में वेलोसिटी तो v नॉट रहेगी, y में भी वेलोसिटी v नॉट ही रहेगी, z में चेंज हो जाएगी। बोले z में कितनी हो जाएगी टी टाइम पर? बोले जब z के बारे में बात करो तो x और y को भूल जाओ। बोले z में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, तो लगा दे v बराबर u प्लस at। इसका मतलब सर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे तो क्या लिखेंगे भाई साहब? सर क्योंकि इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव में है, इसका मतलब जो फोर्स लगेगा प्लस z एक्सिस की तरफ लगेगा। इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स लगता है। इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस के कैप पर है और इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज निगेटिव होता है तो फोर्स प्लस के कैप पे लगेगा, तो एक्सेलरेशन भी प्लस के कैप पे आएगा। कितना आएगा सर? QE बाई m। सर b बराबर u प्लस at इंटू के कैप। ये मैंने v बराबर u प्लस at लगा दिया। u जीरो, क्यों जीरो? क्योंकि z एक्सिस में कोई वेलोसिटी थी ही नहीं। अब ये b आ गया, मैंने कहा ठीक है। अब बताओ कैसे लिखोगे? बोले लैम्डा फाइनल बराबर सर h अपॉन m v फाइनल। अब ध्यान से कैसे लिखूंगा? h अपॉन m। सर इसका v फाइनल कितना होगा? मैंने लिख लेना स्पीड v1 स्क्वायर, सर ये स्क्वायर प्लस QET बाई m का होल स्क्वायर का अंडर। अब इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करें? मैंने कहा इसको सॉल्व करना दिखा रहा हूं। देखो लैम्डा f बराबर लैम्डा नॉट को वापस लाना है, तो v नॉट स्क्वायर प्लस v नॉट स्क्वायर। मैंने काम किया यहां से v नॉट 2v नॉट स्क्वायर हो गया, 2v नॉट स्क्वायर को मैंने बाहर v नॉट को निकाल लिया बाहर, 2v नॉट स्क्वायर प्लस QET बाई m का होल स्क्वायर का अंडर रूट। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, यहां से 2v नॉट स्क्वायर बाहर निकाल ले, ब्रैकेट में अंडर रूट, ये बन जाएगा 1 और यहां क्या आ जाएगा? Q स्क्वायर E स्क्वायर T स्क्वायर बटे m स्क्वायर, और 2v नॉट स्क्वायर जो बाहर निकाल दिया वो आ जाएगा नीचे। खत्म बात। ये सब मैं सॉल्व कर रहा हूं और ये पूरा का पूरा क्या है? बोले सर ये पूरा का पूरा क्या है? h अपॉन m नॉट रूट 2। बोले लैम्डा नॉट है, तो योर आंसर विल बी लैम्डा नॉट बटे अंडर रूट में 1 प्लस समथिंग 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 समथिंग। सर लैम्डा नॉट रूट 2 गलत, लैम्डा बटे 2 प्लस गलत, 1 प्लस देख E स्क्वायर T स्क्वायर, हां ठीक है, E स्क्वायर T स्क्वायर, m स्क्वायर 2v नॉट, m स्क्वायर v नॉट स्क्वायर 2, सी ऑप्शन इज करेक्ट। सवाल आसान ही है, लेकिन मैं इसलिए करके दिखा रहा हूं कि ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है। बात समझ मारिए, ऐसे ही आप, ये सवाल जेईई मेंस के लेवल पे मुश्किल सवाल है। मैं आपको तुझे एक चीज के लिए कर दूं, यकीन ना आए तो जितने मैंने कल पीवाईक्यू दिए थे तो सारे पीवाईक्यू करके देखना, उन सारे पीवाईक्यू में यही सवाल आपको मुश्किल लगेंगे, बाकी तो फॉर्मूला ओरिएंटेड लगेंगे सारे के सारे। ठीक है, और तो ये भी फॉर्मूला ओरिएंटेड ही है। ठीक, ये हो गया है। इसके अलावा कितना टाइम हो गया? 4:54। ठीक है, तो एक काम करते हैं ना, एक आध सवाल और अच्छा कर लेते हैं, रेडिएशन प्रेशर का, फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन देख, तुम्हें याद होगा एक इस तरह का सवाल मैंने क्लास में कराया था कि सपोज मैं बोलूं यहां पर एक क्यूब है, ये क्यूब है, इसकी लेंथ L है, ठीक, और यहां से सपोज लाइट फेंक के मारी जिसकी इंटेंसिटी आई है, याद है? हां सर। तो मैं अगर आपसे बोलूं कि सपोज ये परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है, अगर ये परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है तो भैया तो मुझे इतना बता दे कि इसने इस पे कितना फोर्स लगाया होगा। तो कहेगा परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है तो सब प्रेशर आएगा 2I/c, और अगर मैं एरिया से मल्टीप्लाई कर दूंगा दैट इज अ फोर्स अप्लाइड बाय दिस। उनका करेक्ट है। तो अगर मैं तुझसे पूछूं, मैंने कहा भैया बता दे म्यू की मिनिमम वैल्यू बता दे कि ये मूव ना करे, तो तूने इसी को म्यू mg के बराबर कर दिया था। क्लियर है? हाँ सर जी। ठीक, तो ये सवाल तेरे होगा सिंपल, एकदम सिंपल भी नहीं है लेकिन ठीक ठाक सवाल हो गए। ठीक है, हाँ सर जी। तो यही सवाल अगर तू ये चीज नोटिस कर पा रहा है कि लाइट मारने की वजह से, फोटोन गिराने की वजह से, समझ मारी बात, फोटोन के टकरा के वापस आने की वजह से इस ब्लॉक पर एक फोर्स लग गया जिसकी वैल्यू थी 2I/c इंटू एरिया। तो अगर कोई फोर्स आ गया तो तुझसे सवाल भर भर के कहीं से भी पूरी मैकेनिक्स में उठा के पूछे जा सकते हैं। जैसे मैं तुझे एक सवाल दे रहा हूं, ध्यान समझना। सपोज ये शीट है, मैंने इसको यहां से पकड़ रखा है एक जगह से, तो जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा नीचे चली आएगी, नीचे घूम जाएगी। ठीक है, मैं तुझसे कहूंगा भैया बता इसका बता अल्फा। तो मैं यहां पे एक रोटेशन का कंसेप्ट है, जिन बच्चों को रोटेशन नहीं आता वो बस लाइटली मोड से देखें, जिन बच्चों को आता है वो मजा ले। बोलो जैसे ही आप छोड़ेंगे नीचे लग रहा होगा mg, तो mg इंटू L/2 बराबर I इंटू अल्फा।
मैंने कहा ठीक है, अल्फा निकल के आ जाएगा। वो पुराने सवाल निकल के आ जाएंगे, बोले अल्फा निकाल लो, जब लोएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तो ओमेगा निकाल लो, जब लोएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तब वहां पर जो है उसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल लो, जब लोएस्ट पॉइंट पहुंचेगा तो हिंज फोर्स निकाल लो, अभी अल्फा निकाल लो, अभी हिंज, जो सारी चीज सब पढ़ रखी है क्लास में पिछले साल हम लोगों ने। ठीक है, अब सवाल में ये चेंज है कि मान ले मैं ऐसा बोलूं कि इसके आधे पार्ट के ऊपर, हाफ पार्ट के ऊपर मैं इधर से लाइट फेंक के मारूं फोटोन, और इसको परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग कर दूं और इसको इक्विलिब्रियम पे कर दूं। सपोज इक्विलिब्रियम पर है, इसका आधा को ऐसे रहने दिया, इस आधे पे मैंने इधर से इधर से इधर से इधर से फोटोन मार रहा हूं, ऐसे ऐसे लगातार 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 लगातार, ताकि ये इक्विलिब्रियम पर है। तो अगर ये इक्विलिब्रियम पर है तो इसका मतलब क्या हो गया? बोले सर ये बताओ कि mg का जो टॉर्क है mg इंटू L/2, उसको किसने बैलेंस किया होगा? मैंने कहा बिल्कुल किया है। बोले किसने किया है? बोले तो फोर्स अप्लाई बाई फोटोन। ये जो आप फोटोन धड़ाधा 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 इसके ऊपर गिरा रहे हो, उसके द्वारा जो फोर्सेस लगा है उसने बैलेंस किया होगा। तो बोले सर एक बार सवाल को कर भी लो। मैंने कहा कर लेते। तो सपोज यही सवाल मैं तुझे ऐसे दूं, ये शीट है, इसकी लंबाई मैं कह देता हूं b, चौड़ाई कह देता हूं इसकी a। यहां से मैंने क्या कर रखी है, इसको फिक्स कर रखी है, और यहां से ये आधा पार्ट ले लिया आप, और इस आधे पार्ट में मैं नीचे से इंटेंसिटी गिरा रहा हूं। इसका मास है m, ठीक, और ये किसमें है मेरे भाई? इक्विलिब्रियम में। बोले हाँ सर। सपोज लाइट की इंटेंसिटी आई है, तो तू कहेगा सर देखो बात तो सही है, आई है, लेकिन आप हमको ये बताओ सबसे पहले कि इसका सरफेस कैसा है, परफेक्टली एब्जॉर्बिंग या परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग? मेरे को काहे पूछ रहा है? बोले सर अगर परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग होगा तो 2I/c यूज करेंगे, और परफेक्टली अब्सॉर्बिंग होगा तो I/c यूज करेंगे। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है भाई साहब। तो सपोज मैं यहां पर कह देता हूं भैया ये जो R की वैल्यू है वो 1 कह देता हूं, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है ये वाला सरफेस। ये 3D डायग्राम समझ गया ना? थोड़ा अजीब सा बना है, लेकिन आई होप काम चलाओ तो बन ही गया होगा ना, है ना? काम चलाओ तो बन ही गया होगा, तब तो तू समझदार है ही। बन गया बन गया बन गया बन गया बन गया बन गया बन गया, शाबाश, खुद को शाबाशी दे देता हूं मैं। बन गया। कौन कहता है कोशिश करो तो काम नहीं चलेगा? यल्ला यहां कील ठोक दी एक जगह। ठीक है, ठीक है सर जी, ओके। और ये बस फोटोन केवल इतने एरिया पे गिराए। बोले पूरे पे गिराते तो अबे फिर तो सवाल आसान होता है यार, फिर तो सवाल में कुछ दम ही नहीं था। ये रहा, और यहां से हम इसके ऊपर गिरा रहे हैं धड़ाधड़ फोटोन परपेंडिकुलरली। मैंने कहा भैया देखो सीधी सी बात है। क्या? बोले सर क्या इक्विलिब्रियम पर है? बोले हाँ सर। बोले इक्विलिब्रियम पर है तो सीधा लिखो ना सर, टॉर्क एक्सिस के अबाउट 0 कर दो। सर ये बी कह रहे हो आप, ये स्क्वायर कह रहे हो? मैंने कहा हाँ जी भैया। तो सर जी देखो सर mg का टॉर्क कितना होगा? मैंने कहा भैया mg का टॉर्क होगा सर, टॉर्क हम बैलेंस करने वाले, mg का टॉर्क कितना होगा? mg इंटू b/2। ये डिस्टेंस b है तो बिल्कुल बीचों बीच में लग रहा होगा। करेक्ट। और बताओ। बोले सर आपने यहां पे यूनिफॉर्मली फोटोन गिराए हैं, सब पे बराबर बराबर फोटोन गिरा रहे हो, तो इट इज सिंपल लाइक, जैसे कि अगर मैं आपसे पूछता कि इसका mg कहां लगेगा, टॉर्क की कैलकुलेशन के लिए mg कहां लगाऊं? सेंटर मास इज द पॉइंट वेयर होल मास इज सपोज्ड टू बी कंसिडर्ड एट पॉइंट। ये डेफिनेशन कहीं कहीं सही होती थी, कहीं कहीं गलत होती थी, लेकिन ये डेफिनेशन कहां सही होती थी? ये डेफिनेशन सही हो जाती थी अगर अपन टॉर्क की कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो देख सच्चाई ये कहती है इसके हर एक बिंदु का मास m है सपोज, तो हर एक बिंदु पे नीचे mg लग रहा होगा, इस पे भी नीचे mg लग रहा होगा, इस पे भी mg, इस पे भी mg, सब पे नीचे mg लग रहा होगा, लेकिन इन सब पे यूनिफॉर्मली नीचे mg लग रहा होगा, तो हमने कहां लगा दिया? सेंटर ऑफ मास पे। तो अगर तू ये नोटिस कर पा रहा हो कि जैसे हर एक छोटे छोटे बिंदु पर नीचे की तरफ उसका पर्टिकुलर जो भी उसका मास होगा नीचे mg लग रहा था, बिल्कुल उसी प्रकार जैसे ही फोटोन तुम्हारे इसके ऊपर गिर रहे हैं, तो हर एक बिंदु पर जिस जगह पर वो फोटोन टकराए होंगे उन सब पर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा रहे होंगे। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, ओके। तो बोले तो सर बताओ कितना फोर्स लगेगा? मैंने कहा ध्यान से दे। तो क्या मैं सीधा बोल दूं सर इंटेंसिटी आई है
हां सर जी, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है तो 2I/c ये आ गया क्या 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 सप्रेशन इनटू एरिया। कौन सा एरिया? वो वाला एरिया जिस एरिया पर आपने गिराए हैं, ये वाला एरिया B/2 इंटू ए। सर ये वो फोर्स आ गया, ये प्रेशर है 2I/c, ये एरिया है ये वाला। अगर मैं आपसे पूछूं इसका एरिया बता, इसका एरिया, इसका एरिया कितना होगा? सर टोटल एरिया तो ए बी है, तो ए बी का आधा ही तो होगा। हाँ सर, ए बी का आधा हो गया। ये फोर्स, सॉरी ये प्रेशर, ये फोर्स, इतना, ये प्रेशर, ये एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया, ये फोर्स, टोटल इतना फोर्स लगा होगा किधर? ऊपर की तरफ। अब ये कहां लगाऊं? बोले सर जैसे आप सेंट्रोमास पे mg को सेंट्रोमास पे लगा रहे थे, अगर तू आंख बंद करके फील ले कि पूरी बॉडी, पूरी डिस्क का मास सपोज m है, और लेकिन उसमें इनफाइनाइट पार्टिकल से हर इनफाइनाइट पार्टिकल पे नीचे की तरफ mg लग रहा था, हर पार्टिकल का सब पे नीचे mg लग रहा था, तो हमने टोटल mg सेंट्रोमास पे लगा दिया था फॉर द कैलकुलेशन ऑफ टॉर्क। उसी प्रकार से आधी डिस्क पे जो कि एक्सपोज है फोटोन से, उसके हर एक बिंदु पर ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा हुआ, तो क्यों हम हर एक बिंदु पर ऊपर की तरफ लगाए, सीधा सेंट्रोमास पे लगा देते। इसका मतलब यहां पर इसके सेंट्रोमास पे ऊपर की तरफ लगा देते, और उस सेंट्रोमास की डिस्टेंस यहां से कितनी होगी? सर ये b था, B/2 प्लस B/4, मतलब 3B/4। सीधा लिखो ना यार, खत्म सवाल। आगे बात समझ में? ये है चीजें, ठीक। तो mg का टॉर्क उसके टॉर्क में बैलेंस कर दिया। तो ये सवाल पूछा जा सकता है। अगर वो कहता कि परफेक्टली अब्सॉर्बिंग है, तो यहां दो इस्तेमाल नहीं करता मैं। आप मुझे वैल्यूज बता दो, हम सवाल के साथ खेलते हैं। सर अचानक से सवाल क्यों करा रहे हो? मैंने कहा अचानक से सवाल ये इसलिए करा रहा हूं मैं, क्योंकि इसमें ना एक बार सवाल जेई एडवांस ने पूछ लिया था, लेकिन वो प्योरली मैकेनिक्स का पूछा था। ये रहा देख, ठीक है, प्योरली मैकेनिक्स से पूछा था, फोटोन से हो सकता है पूछ ले, ठीक है। अब देख मैं सवाल देख समझा रहा हूं, वही सवाल है, ध्यान से समझना। देख उसने बोला रेक्टेंगुलर प्लेट ऑफ मास m, रेक्टेंगुलर प्लेट है, किलोग्राम ऑफ डायमेंशन a क्रॉस b, ठीक है भाई साहब। द प्लेट इज हेल्ड इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन बाय स्ट्राइकिंग एन स्मॉल बॉल। हमने फोटोन गिराए हैं, ये बॉल को गिरा रहा है, ठीक है भाई साहब, ओके कोई दिक्कत नहीं है। यूनिफॉर्मली, ठीक है, ईच ऑफ मास m पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। इसका मतलब 1 सेकेंड में 1 मीटर स्क्वायर से इतना मास, इतनी बॉल, इतने मास की लगातार इस पर टकरा रही ऊपर की तरफ। मतलब हमने फोटोन भेजे थे, ये बॉल भेज रहा है लगातार, जैसे नीचे से मशीन गन लेके बैठ गया, तर 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 मशीन गन से तो ऊपर की तरफ ऊपर की तरफ लगा रहा है, ठीक है सर जी। दीज आर स्ट्राइकिंग इनटू द शेडेड हाफ रीजन, आधे रीजन में कर रहे हैं। द बॉल आर कोलाइडिंग इलास्टिकली। इसका मतलब एक बॉल का जो चेंज इन मोमेंटम होगा मेरे भाई, वो 2mv हो जाएगा। इलास्टिकली टकरा रही है, प्लेट आपकी इक्विलिब्रियम पर है, रेस्ट पर है, ठीक है, तो इसको टकरा के वापस आएगी, तो इसका चेंज इन 2mv हो जाएगा। अब उसने बोला भाई साहब उसकी वेलोसिटी बता दो। तो सवाल ऐसे ही हो गया जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था, हमने फोटोन गिराए थे भाई साहब, हमने फोटोन गिराए थे, उसने बॉल फेंक के मार दी, बस खत्म कहानी। तो क्या करोगे? बोले सर देखो सर हम ये करेंगे, सर टॉर्क लगेगा सर सबसे पहले तो mg का टॉर्क कितना था? mg इंटू B/2। इसके टॉर्क को कौन बैलेंस करेगा? बॉल जो आ रही है, टकरा रही है इलास्टिकली, समझ में आ रही बात? बॉल आई, टकराई, वापस चली गई, कुछ इसको मोमेंटम देके चली गई। तो बॉलों के द्वारा जो मोमेंटम ट्रांसफर हुआ है, पर सेकेंड जो मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है, विच इज बेसिकली फोर्स, तो इन बॉल के द्वारा जो फोर्स लग रहा होगा वो किधर लग रहा होगा? ऊपर की तरफ, क्योंकि नीचे से बॉल टकरा रही है। मैंने कहा ठीक है, कैसे लिखेंगे सर? पहले तो फोर्स बताओ। देख फोर्स कैसे लिखूंगा सर? एक बॉल का चेंज इन मोमेंटम 2mv है। मैंने कहा ठीक है, एक बॉल का चेंज इन मोमेंटम 2mv है। 1 सेकेंड में n बॉल टकराई। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, 1 सेकेंड में n बॉल टकराई, तो इसका मतलब 1 सेकेंड में इतना चेंज इन मोमेंटम है, लेकिन पर यूनिट एरिया। तो टोटल चेंज इन मोमेंटम कितना आ जाएगा 1 सेकेंड में? तो एरिया से मल्टीप्लाई कर देगा। कौन सा एरिया? जिस एरिया में बॉल टकरा रही है, ये पूरा या आधा? बोले आधा।
fucking gosh. ये फोर्स आ गया, ये फोर्स इनटू इसका टॉर्क लिखना है। टॉर्क मतलब ये जो फोर्स आएगा वो कहां पे लगाओगे, बोले यहां पे लगा दो सेंट्रोमास पे, जैसे भी एक्सप्लेन किया मैंने। और ये डिस्टेंस कितनी होगी 3b/4। क्यों, b/2 और b/2 का आधा। खत्म सवाल। मैं एक बार फिर से बताता हूं, देख ध्यान से देख। mg के टॉर्क को उसके टॉर्क से बैलेंस करना है, ठीक है। कैसे लिख रहा हूं देख, तू ऐसे समझ, एक बॉल जिसका मास m है, अगर वो इलास्टिकली टकरा के वापस आएगी तो उसका चेंज इन मोमेंटम कितना होगा 2mv। ये चेंज इन मोमेंटम हो गया, एक बॉल का मोमेंटम इतना बदल गया। बनकर ठीक है। अगर मैं 1 सेकेंड में पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया n बॉल गिरा रहा हूं, 1 सेकेंड में n बॉल गिरा रहा हूं, ये एक बॉल का चेंज इन मोमेंटम है। अगर मैं इसको n से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये n बॉल का चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा 1 सेकेंड का, ठीक है सर जी। और अगर मैं एरिया से भी मल्टीप्लाई कर दूं, एरिया का मतलब कितना हो जाएगा सर, a इंटू b/2। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये 1 सेकेंड का नेट चेंज इन मोमेंटम आ गया। क्यों, क्योंकि n क्या है, नंबर ऑफ बॉल पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका मतलब पूरा क्या बन गया, नंबर ऑफ बॉल पर यूनिट टाइम। इसका मतलब 1 सेकेंड में इतनी बॉल टकराई और एक बॉल का चेंज इन मोमेंटम इतना है, तो 1 सेकेंड में इतना चेंज इन मोमेंटम आया। 1 सेकेंड का जो चेंज इन मोमेंटम होता है वही तो फोर्स हो गया एक तरह से। सर ये तो फोर्स है। हाँ, टॉर्क कैसे लिखेंगे, ये b है तो यहां ये वाले डिस्टेंस 3b/4। खत्म कहानी, हो गया। उसको बैलेंस करते हैं, क्लियर है। बस ऐसी मेरे को ये कुछ सवाल मेरा मन किया था कराने के लिए, बाकी कुछ और अच्छे अच्छे सवाल और हैं, ठीक है। मैं आपको होमवर्क दूंगा, जैसे एक सवाल ये है, ये प्लीज ट्राई कीजिएगा, ठीक है। कल की क्लास में मैं इसको डिस्कस करूंगा, ठीक है। और जो है ये सवाल तो मैंने आपको कराई दिया है, ठीक है। ये भी करा दिया है, ये भी करा दिया है। चलो आ जाओ, लौट के वापस आते हैं। कहां वापस आते हैं भाई साहब, अपने कंसेप्ट की तरफ वापस आते हैं। चलो मैं चैटिंग ऑन कर रहा हूं। कितने बच्चे मेरी बात समझ गए वो सीक्वल टाइप करना भाई, सारे बच्चे। जब मैंने पीपीटी लगाई वापस तो ब्लर हो गई। आई होप तुझे दिख रहा होगा, ठीक है। इसको घर पे लिख लेना, घर पर, ठीक है। देख क्या है सवाल, ध्यान से देख। सवाल वही आसान है लेकिन फिर भी काफी बच्चे नहीं कर पाते हैं क्योंकि कैलकुलेशन बहुत बुरी इन्वॉल्व है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि फॉर व्हाट काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन will the associated de Broglie wavelength is 1.4 एंगस्ट्रॉम। कोई कहना चाह रहा है भाई साहब कि भैया हमने डी ब्रोगली वेवलेंथ दे दी, अब काइनेटिक एनर्जी बता। अब तक तो हमने क्या पढ़ा था, अब तक हमने पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी दे दी, डी ब्रोगली वेवलेंथ बता। इसने उल्टा गेम खेल दिया, ये कह रहा भैया हम तुझे दे रहे हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो मुझे बता दे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। जरूरी नहीं है कि सारे सवाल जो है आपको ऐसे दिए जाए कि भाई मैं काइनेटिक एनर्जी देके लैम्डा पूछ ले, कभी लैम्डा देके भी काइनेटिक एनर्जी पूछी जा सकती है। कन्याओं सुना है ना, बेसिकली लाइन तो मैं छोरों के लिए बोल रहा हूं लेकिन समझ जाओ किसके लिए बोल रहा हूं। जरूरी नहीं है सारे छोरों का दिल खराब हो, उसका दिमाग भी खराब होता है, वही वाली बात है। जरूरी नहीं है यहाँ पर कि उससे केवल यही पूछा जाए कि भाई साहब मुझे तो तू डी ब्रोगली वेवलेंथ बता दे, ठीक। तो तू सीधा बोलेगा, बोले सर जी देखो सर लैम्डा बराबर हो जाएगा सर h अपॉन सर काइनेटिक एनर्जी के साथ गेम खेलना चाह रहा है 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी का अंडर। उनका करेक्ट है। तो जैसे मैं आपको वैल्यू पुट करूंगा काइनेटिक एनर्जी, अगर मैं पूछूं तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, बोले स्क्वायर कर दो सर h स्क्वायर अपॉन 2m इंटू लैम्डा स्क्वायर। तो ये फिजिक्स यहां पर खत्म हो गई, लेकिन इसके बाद जो है वो काम जो है बड़ा खतरनाक है जो तेरे को करना ही पड़ेगा। बोले सर h की वैल्यू क्या होगी 6.6 इंटू 10 टू की पावर -34 का होल स्क्वायर बटे सर मास, सर दो मास किसका है, न्यूट्रॉन का, बड़ा शरीफ है, गिवन है 1.66 इंटू 10 टू की पावर -27 इंटू सर लैम्डा भी गिवन है 1.4 इंटू 10 टू की पावर -10 इसका स्क्वायर। पुट करके जो भी आंसर आएगा दैट विल बी द आंसर। क्लियर है।
ओके ठीक है। अब अगला बोले सर जैसे ये सवाल है, एक थोड़ा सा क्वेश्चन और थोड़ा सा चेंज हो गए थे कि फाइंड द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन इन थर्मल इक्विलिब्रियम ऑफ मैटर। पता नहीं क्या बात कर रहा है भाई साहब, थर्मल इक्विलिब्रियम ऑफ मैटर, कोई बात नहीं, वो स्टाइल मार मारने दो साले उसको, ठीक। हैविंग एवरेज काइनेटिक एनर्जी इतना, अच्छा वो ये कहना चाह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी इतनी है एट 300 केल्विन। कह रहा अच्छा डी ब्रोगली वेवलेंथ बता दो इतनी काइनेटिक एनर्जी। अरे ठीक है सवाल सर, लैम्डा बराबर h/mv या 2m इनटू काइनेटिक एनर्जी अंडर रूट। तो क्या करो, बोले वो खुद कह रहा काइनेटिक एनर्जी इतनी है, बोले कितनी है भैया, बोले 3/2 kT। मतलब समझ में ना आया, k क्या है, बोले k बोल्ट्जमैन कुछ भी है, k की वैल्यू उसने दे रखी है यहां पर, बोले 3/2 k की वैल्यू 1 पुट कर दोगे 1.38 इनटू 10⁻⁻23 इनटू T, टेंपरेचर कितना है 300। अब ध्यान से देखो ये जूल में चल रहा है तो इसको